दोस्तों दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में बेसिक से उठाएंगे, एकदम ले चलेंगे उसको। 1947 तक भारत को आज़ाद करके छोड़ेंगे। एकदम भारत को लगभग आज़ाद करेंगे। लगभग ये बता नहीं सकते हैं कब ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। भारतीय इतिहास को अब शुरू करें दोस्तों। हेडिंग दिखाई दे रही है, बताइए तो। हेडिंग हाँ ठीक है, हेडिंग दिखाई दे रही है। दोस्तों भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। दोस्तों भारतीय इतिहास को हम लोग कितने भागों में बांट कर पढ़ेंगे? तो भारतीय इतिहास को दोस्तों हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। 3 भागों में ही क्यों बांटेंगे दोस्तों? ये भी तो सवाल उठता है कि भारतीय इतिहास को क्यों 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। दोस्तों भारतीय इतिहास को 3 भागों में इसलिए बांट कर पढ़ेंगे क्योंकि भारत में दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि 3 तरह के लोग शासन किए। भारत में 3 तरह के लोग शासन किए। जैसे एक तो जो पहले सबसे प्राचीन देखेंगे, प्राचीन में तो हिंदू राजाओं ने भारतीय जनता पर, भारतीय लोगों पर शासन किया, हिंदू राजाओं ने। फिर उसके बाद देखेंगे मध्यकालीन में जब आएंगे तो मध्य भारतीय इतिहास में, उसमें देखेंगे तो मुसलमानों के द्वारा, अरबों के द्वारा, मुगलों के द्वारा भारत पर शासन किया गया दोस्तों। तो ये तो राजाओं हो गए, मुस्लिम हो गए। और देखेंगे फिर तो आगे आगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर शासन किया गया। इसलिए हम लोग भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? इसलिए भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक तो होगा जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन एक होगा दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा होगा दोस्तों मध्य भारतीय इतिहास। और तीसरा होगा दोस्तों आधुनिक भारत। दोस्तों जब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होगी, वहीं से लगभग आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और जब से मध्यकालीन भारत कब से स्टार्ट होता है? तो मध्यकालीन भारत जब आपको मालूम होगा दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है। वहीं से लगभग मध्यकालीन भारत इतिहास हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें इसे नहीं छेड़ना है, न ही मध्यकालीन पढ़ना है अभी, न ही आधुनिक भारत पढ़ना है। हमें प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों लगभग आज से दोस्तों बहुत पीछे जाएंगे। लगभग 5 लाख ईसा पूर्व चले जाइए, 5 लाख ईसा पूर्व पीछे जाएंगे तो आपको मतलब बहुत पीछे, बहुत पीछे जब जाएंगे एकदम जहाँ से मनुष्य की शुरुआत होती है वहाँ से बता रहे हैं दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को दोस्तों हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटेंगे, बहुत पीछे जाएंगे तो आएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। फिर एक तो हो जाएगा तो आदि ऐतिहासिक काल। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांट कर पढ़ेंगे। आप भी बताएंगे इसको भी 3 का भाग में क्यों बांटा गया है। ये प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। एक तो होगा तो प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या होगा दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होगा दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या होगा दोस्तों? आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल। अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आदि ऐतिहासिक काल किससे संबंधित है, प्राचीन भारतीय इतिहास से कि मध्यकालीन कि आधुनिक, तो आप बताएंगे कि आदि ऐतिहासिक काल प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। यह भारत का इतिहास है आदि ऐतिहासिक काल। ये काल क्या है? अरे ये समय है। क्या है दोस्तों? ये एक समय, एक पीरियड काल है। अब प्राचीन भारतीय हम लोग भारत के दोस्तों जब भारत के बारे में अध्ययन करेंगे, प्राचीन भारत के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको एक बहुत पीछे जाएंगे तो एक ऐसा काल दिखेगा, एक ऐसा समय दिखाई देगा दोस्तों जिसमें क्या होगा, एक ऐसा सबसे पीछे वाला जो समय होगा उसी को कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। बहुत पीछे जाएंगे जहाँ पर मानव के
जहाँ से मानव का स्टार्ट होता है, जैसे मानव होमो सेपियंस मानव का जीवन यापन कैसा था उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये प्रागैतिहासिक काल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन जो सभ्यताएं हैं वो प्रागैतिहासिक किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है कि आद्यैतिहासिक काल से कि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, ये किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल की घटना है कि ये आद्यैतिहासिक काल की घटना है? सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता, मतलब ये किससे संबंधित है? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हर एक कदम पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक काल ये एक ऐसा काल है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का मतलब कोई पूछेगा क्या होता है दोस्तों, तो यह एक ऐसा काल है प्रागैतिहासिक काल जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी कोई लिखित जानकारी या साक्ष्य जानकारी नहीं मिलती है, इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और दूसरा आद्यैतिहासिक काल, क्या कहेंगे दोस्तों? आद्यैतिहासिक काल। और तीसरा ऐतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल में क्या होता है दोस्तों? आद्यैतिहासिक काल में क्या होता है बता रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं लगभग ये। तो प्रागैतिहासिक काल बताए हैं दोस्तों, ये क्या होगा आपको जो पढ़ेंगे दोस्तों, आद्यैतिहासिक काल में क्या होगा दोस्तों कि लिखित तो जानकारी, यहाँ भी लिखित जानकारी मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ तो मिलेगा लेकिन कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई पढ़ा नहीं पाएगा। जैसे आप लोग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, जैसे जब मध्यकालीन भारत में जब पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐतिहासिक काल में भी लिखित जानकारी मिलती है और लोग उसे पढ़ भी लेते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत में आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि कोई लिखित जानकारी है और उसे मानव द्वारा पढ़ा भी गया है, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के जो भी घटनाएं होंगी उसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिलेगी प्रागैतिहासिक काल में। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी दोस्तों? तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमें खुदाई के द्वारा, पुरातात्विक खुदाई के द्वारा जो अवशेष प्राप्त होंगे उसी के द्वारा हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे पुरातात्विक जब खुदाई होगी तो भवन मिलेंगे, मुहरें मिलेंगी, कुछ आकृतियाँ मिलेंगी, वो सब बनावट चित्र बनावट रहेंगे, चित्र बने रहेंगे। तो उन चित्रों के आधार पर हम लोग पता लगाएंगे कि उस सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, उस सभ्यता के लोगों का जीवन यापन कैसा था। चित्रों को देखकर अनुमान लगाएंगे, कोई लिखित जानकारी नहीं मिलेगी इस प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। केवल चित्र मिलेंगे, उस चित्रों को देख करके या जो भी खुदाई जो अवशेष मिलेंगे, खुदाई के द्वारा जो अवशेष मिलेंगे उन्हीं अवशेषों को देख करके हम पता लगाएंगे कि प्रागैतिहासिक काल के लोग कैसे जीवन यापन करते थे। फिर आद्यैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसके बारे में लिखित जानकारी भी है, इसमें लिखित जानकारी मुहरें मिलती हैं। इसकी जब खुदाई होगी आद्यैतिहासिक काल की, आद्यैतिहासिक काल में तो लिखा हुआ मिलेगा इसमें दोस्तों, लिखा मिलेगा दोस्तों, इसमें लिखा मिलेगा। आद्यैतिहासिक काल की घटनाओं में लिखा हुआ मिलेगा लेकिन कोई पढ़ नहीं पाएगा दोस्तों, अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। और यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई के आधार पर ही पता चलता है दोस्तों। तो आद्यैतिहासिक काल के जो सभ्यताएं हैं दोस्तों, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वो किस काल की सभ्यता है? तो आद्यैतिहासिक काल की सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्यैतिहासिक काल की सभ्यता है। मतलब कि लिखित जानकारी तो है लेकिन उसको कोई अब तक पढ़ा नहीं है, वो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें आएंगे। और दोस्तों जो सुमेरियन की सभ्यता है या मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता है, वो भी आद्यैतिहासिक काल के ही घटना है, उसी समय की वो भी सभ्यताएं हैं। मतलब सिंधु घाटी की समकालीन सभ्यताएं कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई या सुमेरियन की सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक काल को में हम लोग 3 कालों के बारे में पढ़ेंगे, 3 समय पीरियड काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एक तो होगा दोस्तों लगभग, इसको मिटा देना है दोस्तों, कहाँ बैठूंगा, इसको मिटा दे रहे हैं, जगह कम है दोस्तों। अब दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में हम लोग 3 काल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बहुत पीछे का काल बात कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में 3 काल पढ़ेंगे, 3 कालों के बाद 3 पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होगा दोस्तों
एक तो होगा दोस्तों पूरा पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के जो भी ये घटना है, देखें आपसे पूछा क्वेश्चन पूछेगा पूरा पाषाण काल आदि ऐतिहासिक काल की घटना है कि मध्य पाषाण काल के समय का घटना है, तो आप बताएंगे प्रागैतिहासिक काल की घटना है। पूरा पाषाण काल हुआ, चाहे मध्य पाषाण काल चाहे नव पाषाण काल, ये सभी घटनाएं दोस्तों मध्य पाषाण काल की घटनाएं हैं दोस्तों। अब दोस्तों पूरा पाषाण काल की जब खुदाई, दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी की बात बता रहे हैं दोस्तों। 1863 ईस्वी में कब? दोस्तों 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने पूरा पाषाण काल की खोज किया था। पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी बताया था कि हाँ इस समय 1863 में खुदाई किया था। खुदाई के द्वारा एक स्थान का खुदाई किया था, एक स्थान का खुदाई किया था जिसका नाम था तमिलनाडु के चेन्नई के पल्लवरम का स्थान का। किसने खुदाई किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय दोस्तों 1863 ईस्वी में तमिलनाडु के, दोस्तों पूरा पाषाण काल का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को 1863 में से खुदाई किया था पूरा पाषाण काल के, इसीलिए इन्हें पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है। पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है। और दोस्तों पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को। दोस्तों जब इसकी खुदाई हुई तो पत्थरों की अधिकता होने के कारण, कुछ पत्थरों की जो क्या बनावटें थी वो नहीं थी, या कुछ पत्थरों की जो बनावटें थी वो बहुत पुरानी थी। कुछ पत्थरों की बनावटें बहुत पुरानी थी, कुछ पत्थरों की बनाई बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसमें विभिन्नता के कारण, पत्थरों में विभिन्नता के कारण जब खुदाई हुई तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। एक तो है दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल, क्या है दोस्तों? निम्न पूरा पाषाण काल, ये सबसे पिछड़ा, मतलब बहुत पीछे जाएंगे तो आपको मिलेगा निम्न पूरा पाषाण काल। इससे पीछे आपको भारतीय इतिहास में नहीं पढ़ना है। निम्न पूरा पाषाण काल, और दूसरा मिलेगा दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा मिलेगा दोस्तों उच्च पूरा पाषाण काल। दोस्तों पूरा पाषाण काल को 3 भागों में भी इसलिए हम बांटे हैं कि पत्थरों में भी जब खुदाई हुई, जब किसी भी स्थान की जब खुदाई होती है तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि पत्थरों में विभिन्नता पाई जाएगी, या जो भी वहाँ से स्थान मिलेंगे, जो भी जब पुरातात्विक जब खुदाई होगी तो बहुत तरह तरह के क्या मिलेंगे, औजार मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। उन्हीं के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के दोस्तों बात करते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल की खोज क्या है दोस्तों? का 1863 ईस्वी में, यही रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय है दोस्तों। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई के पल्लवरम, क्या जैसे पल्लवरम क्या है? पल्लवरम दोस्तों एक तमिलनाडु के चेन्नई में एक स्थान है पल्लवरम।
पल्लवरम क्या है? तमिलनाडु के चेन्नई में एक स्थान है पल्लवरम, और उसी की खुदाई रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने दोस्तों 1863 ईस्वी में कर रहे थे। 1863 में जब इसकी खुदाई किया दोस्तों, तो वहाँ से बहुत तरह तरह के पत्थर मिले, औजार मिले, और कार्बन 14 के माध्यम से और उसकी सहायता से दोस्तों जब उस पत्थरों की जब पत्थरों पर बहुत अच्छी अच्छी नक्सली की थी दोस्तों, नक्सलकारी आकृतियाँ बनी हुई थी, शैलचित्र बने हुए थे दोस्तों, उसी के आधार पर और कार्बन 14 के आधार पर दोस्तों उन पत्थरों का जब अध्ययन किया गया, उनका विश्लेषण किया गया, तो मालूम चला कि वो पत्थर दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। इसीलिए दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय को 1863 में पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है। ऐसे ही घटना दोस्तों 1867 में 1867 ईस्वी में दोस्तों कैंपबेल को 1867 में कैंपबेल को मध्य पाषाण काल का पिता कहा जाता है दोस्तों। किसे? 1867 में किसे दोस्तों? कैंपबेल को, कैंपबेल को इसका पिता कहा जाता है दोस्तों। आप दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके उच्च पूरा पाषाण काल की बात करेंगे दोस्तों। तो मिटाते हैं दोस्तों, मिटाते हैं। अरे यार मिटाना तो लेबे नहीं किए हैं, चलिए यहीं से मिटा दे रहे हैं, पन्ना है। इसी से मिटा दे रहे हैं दोस्तों। निम्न पूरा पाषाण काल की बात करेंगे दोस्तों। डेस्टर मंगाएंगे, डेस्टर सही करेगा, इससे तो गंदा हो जाएगा यार। तो हाँ दोस्तों, हम लोग कहाँ थे दोस्तों? तो निम्न पूरा पाषाण काल कहाँ थे दोस्तों? निम्न हाँ दोस्तों, बताया था दोस्तों कि पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और निम्न पूरा पाषाण काल की खोज किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट महोदय ने किया था दोस्तों 1863 ईस्वी में। तो तमिलनाडु के तमिलनाडु कैसे लिखा गया दोस्तों? तमिलनाडु के चेन्नई के दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में एक स्थान है दोस्तों पल्लवरम। दोस्तों प्राचीन भारत का क्वेश्चन उठा देंगे कि पल्लवरम कहाँ स्थित है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में स्थित है। पल्लवरम किससे संबंधित है दोस्तों? तो पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, एक स्थान है दोस्तों। ये पल्लवरम एक स्थान का नाम है जहाँ पर दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के औजारों की अधिकता मिलती है। समझ में आया? ये तमिलनाडु के पल्लवरम में है दोस्तों। और तमिलनाडु में एक और स्थान है दोस्तों, उसका नाम है अतिरमपक्कम। कौन दोस्तों? पल्लवरम और अतिरमपक्कम से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं दोस्तों। इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है दोस्तों। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस खुदाई के द्वारा जो भी मिलेगा उसके आधार पर अनुमान लगाया जाएगा कि उस काल में लोग कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था और वो लोग कैसे रहन सहन थे उनका, बस अनुमान लगाया जाएगा। तो पल्लवरम के खुदाई किए और यहाँ से दोस्तों मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया गया सबसे पहला जो हथियार क्या था? तो कुल्हाड़ी था। कौन सा औजार था?
कुल्हाड़ी जिसे हाथ के द्वारा चलाया जाता था, कुल्हाड़ी, वो कुल्हाड़ी किसकी बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी दोस्तों। तो पलवरम से क्या मिला था दोस्तों? कुल्हाड़ी मिला था दोस्तों। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में कहे, कुल्हाड़ी लिख कर न दे करके कहेगा इंग्लिश में आपको हैंड एक्स, हैंड एक्स। हैंडेक्स दोस्तों, ये पलवरम में कुल्हाड़ी मिली दोस्तों, हैंडेक्स मिला, इसलिए इस स्थान को हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। हैंडेक्स संस्कृति भी कहा जाता है। मुझे मालूम है दोस्तों कि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आप सुनना ही पड़ेगा, कंपटीशन में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हैंडेक्स और अति पलवरम से भी निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिला दोस्तों। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। इसकी खुदाई 1863 ईस्वी में, इसकी खुदाई कब हुई दोस्तों? 1863 में, 63 में हुई थी दोस्तों। पलवरम की जो खुदाई हुई थी वो लंबवत हुई थी। पलवरम की जो खुदाई हुई थी वो लंबवत हुई थी। खुदाई दोस्तों, इसकी खुदाई कैसे हुई थी? खुदाई दोस्तों इसकी लंबवत हुई थी दोस्तों, पूरा पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल खुदाई की लंबवत हुई थी दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता रहे हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से मिले थे? एक तो पलवरम से मिले थे और अतिरम पक्कम से मिले थे। ये तमिलनाडु के चेन्नई में है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? और दोस्तों एक स्थान और है, सोहन घाटी। सोहन घाटी में दोस्तों, सोहन घाटी से भी दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले थे। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सोहन घाटी कहाँ है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। सोहन घाटी कहाँ है दोस्तों? तो आपको बताएंगे दोस्तों कि सोहन घाटी पाकिस्तान में है। निम्न पूरा पाषाण काल का दोस्तों अवशेष मिला था कहाँ से? पाकिस्तान में है दोस्तों। सोहन घाटी दोस्तों पाकिस्तान में है, सोहन घाटी पाकिस्तान में है। और सोहन घाटी से दोस्तों कुछ औजार मिले थे, ऐसे चपटे हुए औजार, ऐसे औजार मिले थे, ऐसे औजार मिले थे। दाबा टाइप, दाबा होता है ना, दाबा दिखाई दे रहा है ना, दाबा होता है, दाबा। ऐसे औजार मिले थे, इसको चलाया जाता था, ऐसे काटा जाता है। ये पत्थरों के औजार थे। इसको चापर, इसको चापर, इसको चापिंग, चापर चापिंग कहा जाता था दोस्तों। इसलिए सोहन घाटी से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चापर चापिंग औजार कहाँ से मिले हैं, या चापर चापिंग संस्कृति किससे संबंधित है? तो सोहन घाटी से क्या मिला था दोस्तों? चापर चापर चापिंग औजार कहाँ से मिला था दोस्तों? तो सोहन घाटी से मिला था। सोहन घाटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ये दोस्तों निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले थे यहीं से। अब कुछ नहीं है, बस हो गया, थोड़ा सा और है। अब हम मध्य पूरा पाषाण काल की बात करते हैं दोस्तों। मध्य पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले थे वे, उनके औजार फलक जैसे थे, फलक की आकृति जैसे पत्थर मिल रहे थे। मध्य पूरा पाषाण काल में जो पत्थर थे उनका जो डिजाइन था वो फलक की आकृति जैसा था, फलक आकृति जैसा था। इसलिए मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलक संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों, और फलक संस्कृति कहा जाता है। और दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल में जो पत्थर प्राप्त होते हैं वो क्वार्टरजाइट पत्थर प्राप्त होते थे। अधिकतम पत्थर क्वार्टरजाइट पत्थर थे। मध्य पूरा पाषाण काल के जो औजार बने थे वो क्वार्टरजाइट पत्थरों के बने होते थे। ठीक है, इसे मध्य पूरा पाषाण का फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब दोस्तों ये खत्म हुआ। उच्च पूरा पाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। अब लोग बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल के बारे में। ये तो पूरा पाषाण काल का ये 3 भाग में बांटे गए थे दोस्तों।
ये हम लोग बांटे थे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटे थे। अब थोड़ा पूरा पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं एक बार, तो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि जो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे दोस्तों, वो प्रकृति के बहुत करीब थे। वो प्रकृति के बहुत करीब थे दोस्तों, प्रकृति के ही नीचे रहा करते थे। पूरा पाषाण काल के जो लोग थे दोस्तों, वो प्रकृति के नीचे ही जीवन यापन करते थे। 24 घंटा दिन हो चाहे रात हो, प्रकृति के नीचे ही निवास करते थे। अर्धनग्न थे दोस्तों। अरे उस समय कपड़े तो मिलेंगे नहीं, तो प्रकृति के बहुत समीप रहा करते थे पूरा पाषाण काल के लोग। और पूरा पाषाण काल के लोग दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे दोस्तों। पूरा पाषाण काल के या मध्य पाषाण काल के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे दोस्तों। अब दोस्तों पूरा पाषाण काल के जो लोग थे दोस्तों, वो शिकार करते थे, शिकारी थे। क्या थे? शिकारी थे पूरा पाषाण काल के लोग, जो सब घुमक्कड़ जीवन जीते थे और अकेलापन में रहते थे। अकेले अकेले, झुंड में नहीं रहते थे, अभी अकेले अकेले रहते थे और मांस खाते थे, शिकारी करते थे। और बड़े बड़े जानवरों का, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे दोस्तों, बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, बड़े बड़े जानवरों को मारते थे और मारकर खाते थे दोस्तों। और खाने के बाद जो शेष मांस बचता था उसको छोड़ देते थे, उसका संग्रह नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल में जो मांस था उसका संग्रह नहीं करते थे और शिकारी थे दोस्तों। और एकजुट में संग्रह नहीं थे दोस्तों, अकेलापन में रहते थे पूरा पाषाण काल के लोग दोस्तों। पूरा पाषाण काल लोग जो जहाँ भी जो भी मिला वो कंदमूल फल खाते थे, मांस खाते थे। उनका यही खाना पान था दोस्तों। और शिकारी थे दोस्तों। पूरा पाषाण काल के लोग न आग से परिचित नहीं थे, आग से परिचित नहीं थे। और दोस्तों आग से और कृषि से भी परिचित नहीं थे। अभी कृषि की खोज नहीं हुई दोस्तों, और ना ही आग की खोज हुई है। समझ में आया है? ये पूरा पाषाण काल के लोग थे दोस्तों। अब धीरे धीरे दोस्तों, अब जब मध्य पाषाण काल में जाएंगे तो जो लोग होंगे वो भोजन का संग्रह करने लगेंगे मध्य पाषाण काल में। और दोस्तों गुफाओं में रहने लगेंगे और छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगेंगे और संग्रह में रहने लगेंगे। और नदियों के किनारे मछली भी मारेंगे दोस्तों, मछली पकड़ते थे और खाते थे दोस्तों। और मध्य पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग की खोज हो चुकी थी, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में दोस्तों आग की खोज हुई थी, लेकिन उसका प्रयोग पूरा नव पाषाण काल में होगा। आग की खोज तो पूरा मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रयोग पूरा पाषाण काल में होगा दोस्तों, नव पाषाण काल में होगा। समझ में आया इतना? तो ये थे थोड़ा पूरा पाषाण काल के बारे में, लोगों का जीवन यापन के बारे में बताए हैं। उनका व्यवसाय क्या था? वही घुमक्कड़ जीवन जीते थे दोस्तों, कंदमूल फल और खाते थे, शिकारिया जीवन जीते थे, प्राकृतिक पर निर्भर थे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों पूरा पाषाण काल के बारे में। अब चलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे, वीडियो बनना है ना। हाँ दोस्तों, आज हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक ठाक है ना? ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में क्या होता है। मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन समय पीरियड तो नहीं बताए हैं। समय पीरियड तो नहीं बताए। जो दोस्तों पूरा पाषाण काल का जो पीरियड है दोस्तों, वो 6 लाख ईसा पूर्व से दोस्तों, 6 लाख ईसा पूर्व से
10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय सीमा है 10। दोस्तों पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है दोस्तों, पूरा पाषाण काल। ये पूरा पाषाण काल का पीरियड काल है दोस्तों, 6 लाख ईसा पूर्व से। देख रहे हैं ना, अभी तो जाएंगे 1 ईसा पूर्व, वहां से 6 लाख ईसा पूर्व जाएंगे, तब मालूम चलेगा पूरा पाषाण काल के बारे में। अब जो 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यहाँ आएंगे मध्य पाषाण काल का जो समय सीमा है, ये देख रहे हैं 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। ये बहुत लंबा समय है दोस्तों पूरा पाषाण काल का। ये प्रक्रिया बहुत लंबी चल रही गई पूरा पाषाण काल में। यह मध्य पूरा पाषाण काल में 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व को मध्य पूरा पाषाण का पीरियड काल होगा दोस्तों। और नव पाषाण काल का 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व, ये नव पाषाण काल का पीरियड काल होगा दोस्तों। समझ में आया? और इसी में दोस्तों मध्य पाषाण काल में दोस्तों कृषि के साक्ष्य मिलेंगे। किसके? कृषि के साक्ष्य, चावल की खोज होगी इसी में। मध्य पूरा पाषाण काल में चावल के अवशेष मिलेंगे। मैक्सिको में दोस्तों मक्का की खोज होगी दोस्तों मध्य पाषाण काल में। गेहूं की खोज होगी 6500 ईसा पूर्व में। 7,000 ईसा पूर्व में लगभग चावल की खोज होगी दोस्तों। धान के भूसी की खोज 6,000 ईसा पूर्व में होगी। सब बताया जाएगा दोस्तों लगभग। तो चलते हैं, बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल की खोज दोस्तों। मध्य पूरा पाषाण काल की खोज दोस्तों, जब दोस्तों क्या होता है कि 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में कैंपबेल महोदय द्वारा, कैंपबेल दोस्तों 1867 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों, कैंपबेल महोदय ने विंध्य क्षेत्रों के दोस्तों जो विंध्य क्षेत्र है, आपको मालूम है तो विंध्य क्षेत्र जो पर्वतीय क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है, उसी विंध्य क्षेत्र में दोस्तों खुदाई के दौरान दोस्तों क्या होता है, पत्थरों के शैल चित्र मिले। विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र मिले दोस्तों। इन्होंने कैंपबेल महोदय को विंध्य क्षेत्र के खुदाई के दौरान शैल चित्र मिले, मतलब कि पत्थरों की कुछ आकृतियां मिली, बहुत अच्छी अच्छी आकृतियां थी। अरे ये कहाँ से मिला, ये तो पत्थर आकृति, ये तो पत्थर की जो आकृति है, ये तो लगता है किसी यहाँ पे कोई सभ्यता पहले निवास करती थी, ऐसा उनके दिमाग में चलने लगा। तो धीरे धीरे तो पता लगाया गया, विश्लेषण किया गया उस पत्थर का, बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ थी। अब देखिए कब वो जब जाएंगे भीमबेटका की गुफाओं में दोस्तों, तो वहाँ पर मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल की चित्रों का चित्र रखे हुए, अवशेष रखे हुए हैं। यूनेस्को की धरोहर में 243 चित्रों का उसमें क्या किया गया है, उसको रखा गया है भीमबेटका की गुफा में मध्य प्रदेश। शैलचित्र, जब जो शैलचित्र मिले और शैलचित्रों का अध्ययन करने के बाद दोस्तों पता चला कि ये जो चित्र हैं मध्य पूरा पाषाण काल के हैं दोस्तों। इसीलिए कैंपबेल महोदय को मध्य पूरा पाषाण काल का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज हो गई दोस्तों। और मध्य पूरा पाषाण काल का जो औजार थे दोस्तों, वो पूरा पाषाण काल के औजार से छोटे थे, थोड़ा अच्छे थे, बनावटी जो उनका ढाल था थोड़ा अच्छा था। तो औजार कैसे थे दोस्तों, औजार छोटे छोटे थे औजार दोस्तों। मध्य पूरा पाषाण काल का औजार छोटे छोटे थे। और दोस्तों मानव का सबसे पहले अस्थि पंजा या मानव का सबसे पहले कंकाल मध्य पूरा पाषाण काल में ही मिला था। मानव का सबसे पहले अस्थि पंजर
या मानव का कह सकते हैं। सबसे पहले कंकाल मानव का सबसे पहले कंकाल मध्यपाषाण काल में ही मिला था दोस्तों। मानव का सबसे पहले कंकाल मध्यपाषाण काल में ही मिला था दोस्तों। हो गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि गुजरात के लंगनाथ में, क्या दोस्तों, गुजरात के लंगनाथ में लिख दे रहे हैं, गुजरात के दोस्तों क्या होता है, गुजरात के लंगनाथ में पशुओं की हड्डी मिली थी। क्या मिला दोस्तों? पशुओं की हड्डी कह सकते हैं ना दोस्तों। गुजरात के लंगनाथ में, लंगनाथ क्या है दोस्तों? लंगनाथ क्या है? तो एक स्थान का नाम है गुजरात में। यहाँ पर दोस्तों मध्य पूरा पाषाण काल के औजार मिले, अवशेष मिले। तो दोस्तों लंगनाथ से 14 मानव के कंकाल मिले। गुजरात के लंगनाथ से मानव के 14 कंकाल मिले। 14 मानव 14 मानव का कंकाल मिला दोस्तों गुजरात के लंगनाथ से। और पशुओं की हड्डी भी मिली दोस्तों लंगनाथ से। पशुओं की हड्डी और 14 मानव के कंकाल मिला दोस्तों। और कब्रें भी मिली। और कब्रें भी मिले दोस्तों। कहाँ से? गुजरात के लंगनाथ से। ये मध्यपाषाण कालीन क्या थे दोस्तों? ये मध्यपाषाण कालीन जो लंगनाथ है दोस्तों, ये स्थान है दोस्तों। ठीक है, मध्यपाषाण कालीन। अब दोस्तों एक और स्थान मिला दोस्तों। आपको मालूम है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महाधाम एक स्थान है। उत्तर प्रदेश में एक प्रतापगढ़ जिले में एक महादाह एक स्थान है दोस्तों। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक स्थान है महादाह। महादाह दोस्तों, ये जो महादाह स्थान है वो भी मध्य पाषाणकालीन स्थान है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में महादाह। दोस्तों इस महादाह से पशु की एक क्या मिली? अस्थि मिली दोस्तों। पशु की एक सिंह निर्मित उपकरण मिला। पशु की सिंह निर्मित उपकरण मिला दोस्तों महादाह से। पशु की सिंह निर्मित पशु की सिंह निर्मित उपकरण कहाँ से मिला दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशु की सिंह निर्मित उपकरण कहाँ से मिला? वो महादाह से मिला दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों। जी.आर. शर्मा ने एक भूगर्भिक खुदाई करता थे दोस्तों। कौन? जी.आर. शर्मा। जी.आर. शर्मा ने दोस्तों, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखते हैं, जी.आर. शर्मा। यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। बताइए। जी.आर. शर्मा ने दोस्तों महादाह क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया था। जी.आर. शर्मा ने महादाह के, ये महादाह क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्थान है महादाह, जो इस महादाह के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है महादाह के जी.आर. शर्मा ने। उन 3 क्षेत्रों का क्या नाम है? झील क्षेत्र, पहला है दोस्तों झील क्षेत्र, दूसरा है
पहला है दोस्तों झील क्षेत्र, दूसरा है बूचड़खाना क्षेत्र और तीसरा है दमदमा क्षेत्र। झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र, कब्रिस्तान क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, झील क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान क्षेत्र, 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है दोस्तों। और इसके बाद अरे बोल देना, अरे सर जी के सुनाई, गरिया के बोलो सर जी के। मतलब अरे